नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत। निमी असाइनमेंट का सॉल्यूशन हम आपको करवा रहे थे। डे बाय डे सीक्वेंसली आपको क्लासेस दे रहे हैं। 47वीं क्लास आज हम करने जा रहे हैं। माय डियर, इससे पहले 46 यानी 46 क्लासेज हमने आपको दी है। अगर इसी क्लास से हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल पर निमी कंप्लीट असाइनमेंट सॉल्यूशन नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर उन बाकी 46 क्लास को भी आप अटेंड ज़रूर करें, क्योंकि आपके जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं ये निमी के वो क्वेश्चंस हैं जो आपको बेस तैयार करवाते हैं, आपको फंडामेंटल प्रदान करते हैं। तो चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है और कुछ एग्ज़ाम में तो सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आ भी जाते हैं, इसलिए इनको पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे आप CITS का एग्ज़ाम देने वाले हो, चाहे आप ITI का एग्ज़ाम देने वाले हो या किसी कंपटीशन एग्ज़ाम का। हाँ, आज जो हम टॉपिक उठा रहे हैं, बात करने वाले हैं, वो है हमारा अल्टरनेटर। सीक्वेंसली चल रहे हैं क्लासेज 1 से लेकर, लगातार आप देखते आना, और बहुत कुछ है, इतनी नहीं है, इनके अलावा और भी निमी के बहुत क्वेश्चन आपको करवाएंगे। आइए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले निवेदन रहेगा, इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, बिना लाइक के नहीं देखना है प्लीज़, और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लो। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप में हम हर हफ्ते आपको एक फ्री टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं जो कंपटीशन एग्ज़ाम पर इसी क्वेश्चंस के लेवल के पर आधारित होता है, तो आप उन फ्री टेस्ट को भी अटेंड ज़रूर कीजिए। उसके लिए ऐप को डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। साथ ही हमारा टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि भर्ती परीक्षाओं से संबंधित छोटी छोटी न्यूज़ जब भी आती है तो टेलीग्राम पर ही सबसे पहले प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे किसी का एडमिट कार्ड आ गया, किसी का रिजल्ट आ गया, सिलेबस अनाउंस हो गया, कोई भर्ती आ गई, ये PDFs हम वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं, तो टेलीग्राम मस्ट बी ज्वाइन। आइए शुरू करते हैं। मुझे लगता है इतना इंट्रोडक्शन पर्याप्त है। आज का पहला सवाल आपके सामने शुरू करते हैं। अल्टरनेटर के क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार है और टॉप लेवल के क्वेश्चन है। डिटेल से कारण सहित आपको समझाएंगे, कोई इश्यू नहीं आएगा। अल्टरनेटर में EMF प्रति फेज़ की गणना करने के लिए कौन से सूत्र का उपयोग करते हैं? देखो, प्रति फेज़ EMF जब हम ज्ञात करते हैं ना, तो अल्टरनेटर के लिए एक समीकरण होती है 4.44 FT, ठीक है ना। हालांकि थोड़ा सा अधूरा है, इसमें दो कारकों को और भी जोड़ लेते हैं, KP KD को। KP का मतलब है पिच फैक्टर, KD का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। पिच का मतलब होता है अल्टरनेटर में वाइंडिंग कैसे करी, क्योंकि अल्टरनेटर में वाइंडिंग दो तरह की होती है, लॉन्ग पिच और शॉर्ट पिच, या लॉन्ग कॉर्ड और शॉर्ट कॉर्ड। और D का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे भी थी, अनबैलेंस तो नहीं हो गई थी, तो वो भी हम गणनाओं में शामिल करते हैं। फाई का मतलब होता है फ्लक्स, F का मतलब है फ्रीक्वेंसी, और T का मतलब है टर्न, यानी जो चालक होते हैं उसमें टर्न कितने हैं, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन सही रहेगा। देखो 2.225 F तो ठीक है, लेकिन T की जगह अगर Z होता ना तब वो सही होता, ठीक है। तो अभी के लिए आपका D उत्तर सही है। क्वेश्चन पढ़ लो सीधा, आपको क्वेश्चन अगर CBT एग्ज़ाम में आपके देखने को मिल जाए तो फिर आप इसका आंसर कर देना। वैसे ITI में तो सीधा ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कंपटीशन एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत चेंज वो कर देते हैं, ठीक है ना। अगले सवाल पर चलते हैं। अल्टरनेटर में प्रेरित EMF की दिशा खोजने के लिए किस नियम का उपयोग करते हैं? कुछ कॉमन बातें बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अल्टरनेटर को AC जनरेटर और सिंक्रोनस जनरेटर नाम से भी जाना जाता है। अल्टरनेटर का दूसरा नाम क्या है? सिंक्रोनस जनरेटर है। अब जनरेटर AC का हो या DC का हो, दोनों की दो सिमिलरिटी है। दोनों फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर काम करते हैं, दोनों में AC उत्पन्न होती है, दोनों में चालक और जो प्रेरित EMF होता है वो गतिज होता है, यानी चालक या चुंबकीय क्षेत्र में से एक को कांस्टेंट और एक को रोटेट रखा जाता है। मतलब दोनों में फैराडे का चुंबकीय प्रेरण नियम, दोनों में AC पैदा होती है, दोनों में गतिज प्रेरित EMF होता है, दोनों फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए प्रेरित EMF की दिशा फ्लेमिंग वाले नियम से ही ज्ञात होती है। तो जनरेटर में फ्लेमिंग का कौन सा नियम लगता है? राइट हैंड रूल। तो यहाँ पर भी राइट हैंड ही आएगा, D उत्तर सही हो जाएगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। बताओ बात समझ में आई क्या? अल्टरनेटर हो चाहे DC का जनरेटर हो, ठीक है। अल्टरनेटर का दूसरा नाम क्या है? सिंक्रोनस जनरेटर। अल्टरनेटर में प्रेरित EMF AC होता है, DC जनरेटर में भी प्रेरित EMF AC होता है। प्रकृति है ये तो। अगर वैसे पूछा जाए स्टैटिक और डायनेमिक, तो डायनेमिक होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अल्टरनेटर के भाग का नाम क्या है? देखो ये भाग है रोटर, पहली चीज़ तो ये, लेकिन कई सारे ऑप्शन अगर आपको मिलेंगे तो क्या करोगे? तो सिंक्रोनस मशीन, चाहे अल्टरनेटर हो
चाहे सिंक्रोनस मोटर हो। रोटर दो तरह के होते हैं, कौन कौन से आपको नाम याद है तो कमेंट करके बता दो। सिंक्रोनस मशीन के रोटरों के दो नाम, इंडक्शन मोटरों के रोटरों के दो नाम, यानी टोटल 4 तरह के रोटर होते हैं। मैं बता रहा हूँ 4, आप नीचे कमेंट कर देना किसके दो कौन से और किसके दो कौन से। ध्यान से सुनिएगा, सेलिएंट पोल रोटर, स्मूथ सिलेंड्रिकल पोल रोटर, वाउंड रोटर, केज रोटर, ये 4 होते हैं। अब आप डिफाइन करके बताओ इनमें से कौन से सिंक्रोनस के और कौन से इंडक्शन के। अच्छे से जिसका कमेंट आएगा पिन करवा दूंगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सेलिएंट पोल प्रकार का रोटर ही है, सेलिएंट पोल टाइप रोटर। इसकी क्या पहचान होती है, ये उभरा हुआ होता है, लंबाई कम, डायामीटर ज़्यादा, मध्यम गति के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है ना, सी उत्तर आएगा। सेलिएंट पोल रोटर। स्मूथ सिलेंड्रिकल रोटर जो है ना, ये अलग होता है थोड़ा, इसकी लंबाई ज़्यादा होती है। ठीक है, अब तो उत्तर भी याद आ गया होगा ना। अगला सवाल माय डियर, ये है वो क्वेश्चन जो आपके सीबीटी एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है। आईटीआई कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आता है, लेकिन आईटीआई के सीबीटी एग्ज़ाम में तो हर शिफ्ट में हर दिन लगभग हमें देखने को मिला है। अल्टरनेटर की रेटिंग पूछ रहा है। अल्टरनेटर की रेटिंग केवीए में होती है, पूरा नाम होता है किलो वोल्ट एम्पियर। हालांकि बड़े अल्टरनेटर की बात करूं, जैसे अपने प्लांट का अल्टरनेटर है 250 मेगावाट रेटिंग है उसकी, तो वो लगभग 285 MVA का बनता है। बड़ा अगर हो तो MVA भी हो सकता है, मेगा वोल्ट एम्पियर। अब मुझे ये बताओ केवीए किस शक्ति की इकाई है, क्योंकि हमारे पास 3 तरह की शक्तियाँ होती है ना, आभासी शक्ति, वास्तविक शक्ति, प्रतिघाती शक्ति। तो दरअसल हम अल्टरनेटर को हमेशा आभासी शक्ति में व्यक्त करवाते हैं रेटिंग। इंग्लिश बताऊं क्या, अपरेंट पावर बोलते हैं इंग्लिश में इसे। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि ये पावर फैक्टर से इंडिपेंडेंट होती है, मतलब स्वतंत्र होती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता पावर फैक्टर कम ज़्यादा कितना ही हो, रेटिंग नहीं बदलती। किलोवाट में अगर ले लोगे तो पावर फैक्टर के अकॉर्डिंग वैल्यू बदलती रहेगी, वो बाद में कारण कभी बताएंगे। अभी के लिए क्वेश्चन का आंसर समझ में आया, ए उत्तर करना है। बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन है। इवन ट्रांसफार्मर भी केवीए में ही होता है, वो भी कभी भी किलोवाट में नहीं होता। अगला सवाल, अल्टरनेटर में वोल्टेज रेगुलेशन की गणना करने का सही सूत्र क्या है। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, आज अपना कन्फ्यूजन दूर कर लो। ये ऑफिशियल है, निमी सही मान रहा है। अगर कोई सही नहीं मानेगा तो हम ऑब्जेक्शन कर देंगे, ऑब्जेक्शन का प्रूफ भी दे सकते हैं क्योंकि निमी मान रहा है। तो वास्तविक सूत्र होता है नो लोड बटे फुल लोड इंटू 100। ठीक है ना, भाग फुल लोड का ही देते हैं। कई बच्चे नीचे कन्फ्यूजन में रहते हैं नो लोड पर। दरअसल थेरेजा आप पढ़ते होंगे, मैंने कई बार बताया, वो कहते हैं कि जब आप लोड बढ़ाते हैं ना तो वोल्टेज घटती है, लेकिन अगर लोड घटाएंगे ना, वापस जीरो कर देंगे, तो ये वोल्टेज वापस बढ़कर इस अनुपात में जा कर के यहाँ नहीं आएगी, ये वापस यहाँ से चलेगी तो सही, लेकिन इतनी दूर आकर रुक जाएगी। तो आपको कंपैरिजन इस वैल्यू से करवाना है, ना कि पहले वाली इस वैल्यू से, यानी इन दोनों का अंतर करना है, वो ये कह रहा है, ना कि इन दोनों का अंतर करना है। कोई बात नहीं, वो बाद की बात है। उत्तर याद कर लो, बी आएगा। नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटे फुल लोड वोल्टेज इंटू 100। एक इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी आएगा। एनसीबीटी आईटीआई सीबीटी एग्ज़ाम में ये फॉर्मूला भी आया है और वो न्यूमेरिकल भी, हर साल आया है वो न्यूमेरिकल। तो ये अल्टरनेटर वाला टॉपिक छोड़ना नहीं है। कम से कम इसमें से आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट। आ जाओ अगले सवाल पर। ये क्वेश्चन कुछ है जो आपको 3 फेज मोटर वाले में भी मैंने करवा दिए थे, क्वेश्चन वहीं से ही आते हैं। अल्टरनेटर में फ्रीक्वेंसी गणना करने के लिए फॉर्मूला पूछ रहा है। तो देखो F बराबर PN बटा 120, एक तो ये फॉर्मूला, लेकिन एक छोटा फॉर्मूला और भी होता है, PN बटा 2। दोनों में क्या फ़र्क है, किसी बच्चे को याद है तो कमेंट कर दो, नहीं तो मैं बता ही देता हूँ। ये तब लगाना है जब गति RPM में हो, चक्कर प्रति मिनट में, और ये तब लगाना जब गति चक्कर प्रति सेकंड में हो। अभी यहाँ पर देखो हमें RPM ही दिया है, तो ये वैल्यू रखेंगे। पोल कितने हैं, 6। स्पीड कितनी है, 1000। भाग किसका करना है, 120 का। उत्तर आएगा 50 हर्ट्ज। सवाल समझ में आ रहा है क्या, सही लेवल का है कि नहीं, मुझे कैसे पता लगा समझ में आ रहा है कि नहीं। भाई वीडियो पर लाइक करना पड़ेगा। हम नंबर ऑफ़ लाइक्स देखते हैं,
और ये डिसाइड करते हैं कि कितने बच्चे थे जिनको कंटेंट पसंद आया, कितने बच्चे हैं जो ये चाहते हैं कि इसी तरह का कंटेंट और लाएं। और जितने ज़्यादा लाइक्स आते हैं हम उतने ही मोटिवेटेड होते हैं और ज़्यादा इम्प्रूव्ड कंटेंट आपको देने का प्रयास करते हैं, यानी हम आपको और अच्छे से डीपली चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं। सो बिना लाइक किए वीडियो को नहीं देखना है। आइए अगले सवाल पर। 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी 2 पोल पर अल्टरनेटर की गति की गणना करो। तो देखो, अभी हमने फॉर्मूला लिखा था F बराबर PN/120। दरअसल इस एक फार्मूले में 3 फार्मूले बनते हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कंपटीशन एग्ज़ाम वालों को तो है नहीं, CBT एग्ज़ाम वाले बच्चे पता नहीं किस लेवल का पढ़ते हैं, क्योंकि कॉलेज में कई बार तैयारी नहीं होती है। तो स्पीड कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला होता है F × 120 अपॉन पोल, और पोल कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला होता है F × 120 अपॉन N। भाई अगर आपने आज से पहले इन चीज़ों को नहीं पढ़ा हुआ है तो इतनी दूर का स्क्रीनशॉट ले लो यार, ठीक बात है। और अब आ जाओ इस पर, ठीक है। फॉर्मूला लगा दो, उत्तर आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दी है, पोल कितने दिए हैं 2। अगर आप इसको काटते हैं तो उत्तर आपका आता है 3000 RPM। सी ऑप्शन आ जाएगा। वैसे कंपटीशन एग्ज़ाम वालों को तो मैंने रटवाई रखा है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर 2 पोल की 3000, 4 पोल की 1500, 6 पोल की 1000, 8 पोल की बता दो कितनी आएगी 750। सिंपल सी बात है, रटवा रखा है सबको, ताकि समय की भी तो बचत करनी है ना। प्रतियोगी परीक्षाओं में तो कई बार टाइम कम देते हैं। अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव की भरपाई कैसे करोगे? पहले कुछ 2-3 पॉइंट बता दूं, फिर उत्तर बताएंगे। सबसे पहला, अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया लोड के पावर फैक्टर पर निर्भर करती है, ये ध्यान रखना। पहला पॉइंट। क्यों जोर दे रहा हूँ? इसलिए क्योंकि आप DC जनरेटर की आर्मेचर रिएक्शन पढ़ कर आए होंगे। DC जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन फील्ड की एक्साइटेशन पर डिपेंड करती है। एक्साइटेशन से पहले कैसा, एक्साइटेशन के बाद में कैसा, लेकिन यहाँ पर लोड के पावर फैक्टर पर। अब AC में पावर फैक्टर होता है 3 तरह का, इकाई, लैगिंग, लीडिंग। तो यहाँ आर्मेचर रिएक्शन भी 3 प्रकार की होती है। DC में 2 ही, फील्ड एक्साइटेशन से पहले और फील्ड एक्साइटेशन के बाद। और यहाँ पर 3 तरह के पावर फैक्टर तो थे तीनों। नाम क्या है तीनों के? एक को बोलते हैं चुंबकन, इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग। दूसरे को बोलते हैं विचुंबकन, इंग्लिश में बोलते हैं डीमैग्नेटाइजिंग। तीसरे को बोलते हैं विरूपण या विकृत या क्रॉस चुंबकन। एक ही बात है, हल्का बोलो तो प्रतिचुंबकन बोल दो, ठीक है ना। ये 3 नाम होते हैं। ये नीचे वाले तो पर्यायवाची है। चुंबकन, विचुंबकन और प्रतिचुंबकन 3 तरह के होते हैं। चुंबकन होता है लीडिंग पावर फैक्टर पर, विचुंबकन होता है लैगिंग पर, और ये होता है इकाई पावर फैक्टर पर। अब बात ये आती है कि वो कह रहा है कि आपके पास डीमैग्नेटाइजिंग है, यानी विचुंबकन प्रभाव है। तो विचुंबकन प्रभाव में क्या होता है कि फ्लक्स घटता है, तो फ्लक्स की भरपाई कर दो। फ्लक्स की भरपाई कैसे करो? फील्ड वाइंडिंग में एम्पीयर टर्न बढ़ा दो। अब टर्न तो बढ़ा नहीं सकते, धारा का मान बढ़ा दो, ठीक है। तो एक्साइटेशन करंट बढ़ा देंगे। कहाँ पर है ऑप्शन बताओ? टर्न तो निर्माण के बाद बढ़ा नहीं सकते ना। अभी फील्ड अल्टरनेटर की वो तो फिक्स हो गई, अब अपने हाथ में थोड़ी 100 टर्न लगा दिया, मान लो 4 पोलों पर 100 टर्न, तो अब थोड़ी बदल सकते हैं। ये रहा सी उत्तर। इंक्रीजिंग फील्ड एक्साइटेशन करंट, धारा के उत्तेजन धारा में वृद्धि कर देंगे। उत्तेजन धारा में कमी कब करेंगे? जब चुंबकन प्रभाव को समाप्त करना हो, लीडिंग पावर फैक्टर वाले को समाप्त करना हो, ठीक है। अगला सवाल, सिंक्रोस्कोप का उद्देश्य क्या है? 2 फेज की इसमें मोटर होती है, यह हमें ये बताता है। सिंक्रोनाइजेशन में काम में लेते हैं 2 अल्टरनेटर के पैरेलल में, तो ये हमें बताएगा कि आप सिंक्रोस्कोप दोनों की अल्टरनेटरों की फ्रिक्वेंसी बराबर है कि नहीं है। ध्यान रखना, सिंक्रोस्कोप केवल फ्रिक्वेंसी का संकेत ही देता है। 2 अल्टरनेटर को समांतर में जोड़ने के लिए 3 शर्तें होती है ना। कौन कौन सी ये 3 शर्तें कमेंट करके बता दो फटाफट से, ताकि मैं देख भी लूँ किस किस का उत्तर आ रहा है और किस किस का सही आ रहा है। वीडियो को अभी तक जिस बच्चे ने लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर देना यार। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना, सूचनाओं के साथ अपडेट रहना है तो। और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, फ्री टेस्ट अवेलेबल है। ये 3 काम तो करने ही है। शर्तें होती है 3, टर्मिनल वोल्टेज बराबर, फेज क्रम बराबर, यानी RYB है तो RYB और RBY है तो RBY।
और फ्रिक्वेंसी समान। अब सिंक्रोस्कोप में दरअसल क्या होता है, गति के अकॉर्डिंग वो चीज़ दिखाता है, तो वो केवल फ्रिक्वेंसी को ही बता सकता है। तो ये 2 कारक पहले से उसमें ज्ञात होता है हमें, और जैसे ही आता है तो वो स्थिर शून्य पर आ जाता है, बीच में होता है वो, इधर होता है स्लो, इधर होता है फास्ट। तो ये कम फ्रिक्वेंसी को, ये अधिक फ्रिक्वेंसी को संकेत करता है। डी उत्तर आएगा, इंडिकेट द करेक्ट इंस्टेंट फॉर पैरेललिंग। समांतर में जॉइंट के लिए तुरंत संकेत कर देगा कि यह सब कुछ ओके है, सिंक्रोनिज्म वाला बटन दबा दो, आइसोलेटर दबा दो। अपने प्लांट में अल्टरनेटर को करते हैं ना, 1 यूनिट पहले से चल रही हो, दूसरे अल्टरनेटर को और चलाना हो तो सिंक्रोस्कोप का इस्तेमाल हो रहा है ना। यहाँ तो इनबिल्ट होता है, लगा ही रहता है वहाँ पर। देखो अगला सवाल, अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करने वाले उपकरण को बोलते क्या है। देखो डीसी देना, एक चीज़ याद रखना, अल्टरनेटर की कोई ज़रूरी नहीं है हर कहीं पर भी हो। डीसी मशीन को अपन चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए हम किसी वाइंडिंग को जब देते हैं तो उसे फील्ड बोलते हैं। फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई देने को हिंदी में तो बोलते हैं उत्तेजन, और इंग्लिश में बोलते हैं एक्साइटेशन, यानी फील्ड की एक्साइटेशन बोलते हैं। और ऐसा करने वाले को एक्साइटर बोला जाता है। पेपरों में सवाल आता है एक्साइटर क्या है, तो रोटर को उत्तेजित करने वाला या फिर रोटर को डीसी देने वाला, ऐसे याद रख लो, ठीक है ना। वास्तव में शंट जनरेटर के रूप में होता है ये। क्या काम होता है इसका, फील्ड को डीसी देना ताकि वो फ्लक्स बना सके, ताकि चालक उस फ्लक्स को काट सके और ईएमएफ पैदा कर सके। अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है। सिंक्रोनस मोटर में तो 2 काम होते हैं, पिछली क्लास में बता चुका हूँ, शायद आपने पढ़ा हो तो। अल्टरनेटर में केवल एक ही काम होता है, हंटिंग समाप्त करना। हंटिंग क्या है, हंटिंग होता है जब लोड में परिवर्तन आता है, यानी वेरिएशन आता है, तो लोड में परिवर्तन के कारण रोटर की गति में वेरिएशन आता है, जिसे हम विचलन बोलते हैं। और उस गति के कारण रोटर क्या है कि दोलन करने लगता है। दोलन करने को बोलते हैं हंट करना। इसमें नहीं होता, अपने प्लांट में फीडर की मोटरें लगी हुई है जो मिल में कोयला फीड करती है, उन मोटरों में भी जब चोकिंग आ जाती है ना, तो वो भी स्पीड कम ज़्यादा, मतलब चलते ही 1500 आरपीएम पर, चलते ही 250 आरपीएम पर आ जाती है, तो उसको भी यही बोलते हैं कि मोटर हंट कर रही है। हंटिंग शब्द बोलते हैं इसे। और इस हंटिंग प्रभाव को समाप्त करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग लगाते हैं। पूरी चर्चा करेंगे कभी, पॉइंट टू पॉइंट क्लास की ज़रूरत पड़ेगी तो, ठीक है। अगला सवाल देखो, अल्टरनेटर के समांतर संचालन से पहले किस स्थिति को संतुष्ट किया जाना है। 3 स्थितियों को संतुष्ट करना है, मैं तो बता ही चुका हूँ। अब इस भाई साहब ने कोई एक पूछी होगी, आप बता दो अपने हिसाब से, ये लो, मैंने तो आपको तीनों बता दिए ना। क्या क्या था, रेटिंग सेम ज़रूरी नहीं है, फेज क्रम सेम होना चाहिए, सही है, इम्पीडेंस सेम होना ज़रूरी नहीं है, इम्पीडेंस रोटर स्टेटर का सेम जरूरी है, ठीक है। अगर एक में RYB है तो दूसरे में भी RYB ही होना चाहिए। और 2 शर्तें कौन कौन सी है वो आपको और बता देना, अभी पिछले क्वेश्चन में बता कर आया हूँ, है ना। देखो मेरी तरफ से तो कोशिश है, कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा, एक एक पॉइंट बताऊंगा। ये क्वेश्चन तो वापस आ गया, 4 पोल 50 हर्ट्ज पर गति पूछ रहा है, पहले 2 पोल पर पूछ रहा था, नहीं बताएंगे आप, कमेंट करना इसका कितना आएगा। आंकड़े बदल दिया, तरीका थोड़ी बदला है, फॉर्मूला तो वही रहेगा। अगला सवाल, यदि भार बढ़ता है तो अल्टरनेटर में टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाती है। देखो वैसे तो अल्टरनेटर में टर्मिनल वोल्टेज घटने के 4 कारण होते हैं, आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर्मेचर रिएक्शन, लोड का पावर फैक्टर, और कौन सा रह गया, हाँ, लीकेज रिएक्टेंस। अब यहाँ पर अगर ऑप्शंस की बात करेंगे ना, तो वो कह रहे हैं लोड बढ़ने पर। देखो लोड बढ़ने से लोड करंट बढ़ता है, लोड करंट बढ़ना मतलब आर्मेचर करंट बढ़ना। IaRa को हम क्या बोलते हैं, ड्रॉप, और ये ड्रॉप हमेशा सीधा करंट पर डिपेंडेड होता है। लोड बढ़ने से करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ा तो ड्रॉप बढ़ा, मतलब आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण ड्रॉप हो रहा था। अब अगर लोड बढ़ेगा तो वो और ड्रॉप कराता जाएगा, वोल्टेज घटती जाएगी। क्या उत्तर करोगे, डी। आर यू सेटिस्फाइड विद द आंसर। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, सही चल रहा है सब कुछ ना। देखो अगला सवाल, AC जनरेटर में डैम्पर वाइंडिंग क्यों करते हैं। क्वेश्चन वापस आ गया भैया। हंटिंग को रोकता है और हंटिंग के प्रभाव को रोकता है। 2 ऑप्शन एक साथ कैसे, अच्छा हंटिंग नहीं है, सॉरी हीटिंग है, सॉरी, तो फिर तो डी ऑप्शन के साथ ही जाएंगे, राइट। कोई बात नहीं, आप
अच्छे से देख लो, क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है तो रिपीट ही हो रहा है ये तो। यस, इसमें अल्टरनेटर का प्रकार क्या है, ये सवाल आपसे पूछा गया। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। डायग्राम वाले जितने भी क्वेश्चन हम क्लासों में करवाएंगे एक भी नहीं छोड़ना है, बहुत डायग्राम देता है निमी आपको। तो इस अल्टरनेटर को ना ब्रुशलेस अल्टरनेटर बोलते हैं। ब्रुशलेस डीसी मोटरें भी होती हैं, ये ब्रुशलेस अल्टरनेटर है। दरअसल इसमें जो एक्साइटर होता है ना वो रोटर के साथ ही जुड़ा होता है। तो जिस तरह से रोटर घूमता है उसी तरह से एक्साइटर भी घूमता रहता है, ताकि आपको डीसी देने के लिए 2 स्लिप रिंग नहीं लगानी पड़ेगी। लगाते हैं ना हम जनरली, स्लिप रिंग लगाएंगे तो ब्रूस भी लगाने पड़ेंगे। तो अब हमने क्या किया कि इन दोनों को, ये बड़े जनरेटरों में ऐसे ही होता है, अपने इसमें जितने भी विद्युत उत्पादन निगम के पावर प्लांट होते हैं इनमें भी ब्रशलेस एक्साइटर ही है। ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, आ जाएगा। 2 पोल 50 हर्ट्ज अल्टरनेटर की गति आरपीएस में गणना करो। अब देखो पहले पूछा था आरपीएम में, तो 2 पोल 50 हर्ट्ज की आरपीएम तो आती है 3000, लेकिन आपसे वैसे पूछा है ना तो मैंने बताया था ना क्या करना है, स्पीड ज्ञात करने के लिए F × 120 बटा पोल कर रहे थे, उसकी जगह F × 2 करना है बस, तो 25 आरपीएस उत्तर आ जाएगा, 50 आरपीएस उत्तर आ जाएगा। कितना आएगा, 50 आरपीएस, यानी 50 चक्कर प्रति सेकंड है, 1 सेकंड में दे रहे हैं। आरपीएम में अगर कन्वर्ट करना हो तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 3000 आरपीएम हो गया। तो 2 पोल 50 हर्ट्ज की आरपीएम कितनी आती है, 3000। इसका जो मैंने फॉर्मूला बताया ना उसमें वैल्यू रख के मिलान भी कर लेना चाहिए। F × 2 बटा पोल करना, 50 उत्तर आएगा। अगला सवाल, घूर्णन क्षेत्र प्रकार के अल्टरनेटर का उपयोग करने का फ़ायदा क्या है। देखो मैंने अभी बताया गतिज प्रेरित ईएमएफ होता है अल्टरनेटरों में, डीसी मशीनों में। इनमें ये होता है कि चालक और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में से एक को कांस्टेंट रखना है और दूसरे को घुमाना है। तो बड़े अल्टरनेटर जितने भी होते हैं उसमें स्टेटर को यानी आर्मेचर चालक को स्थिर रखते हैं, रोटर को घुमाते हैं, रोटर डीसी देता है। फ़ायदा क्या है, डीसी देने के लिए प्लस और माइनस 2 तारें होती है, तो आपको 2 ही स्लिप रिंग की जरूरत पड़ेगी, चाहे अल्टरनेटर 3 फेज का हो, स्टार में जुड़ा हुआ हो, डेल्टा में जुड़ा हुआ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे बड़ा ऑप्शन भी यही करेंगे। ये रहा उत्तर आपका, केवल 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता होगी, चाहे फेज की संख्या कितनी भी क्यों ना हो, इवन कनेक्शन भी कैसा भी क्यों ना हो, स्टार हो या डेल्टा। अच्छा क्वेश्चन है, कवर अप कर लेना इसे और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ लेना, मुझे लगता है सही तरीके से कवर हो जाएगा। चलो अगले सवाल की तरफ देखो। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, अल्टरनेटर में अगर फील्ड उत्तेजन धारा को बढ़ाएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। एक ही क्वेश्चन में एक क्वेश्चन का आंसर छिपा दिया, लेकिन वो आना चाहिए था आपको, मतलब एक ही पेपर में। अभी पीछे आपने क्वेश्चन पढ़ा था कि डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव के निवारण के लिए क्या करेंगे। उत्तर क्या किया था, फील्ड एक्साइटेशन करंट को इंक्रीज़ करेंगे। यहाँ कह रहा है कि फील्ड एक्साइटेशन करंट इंक्रीज़ करोगे तो क्या होगा, तो क्या होगा यहाँ पर डीमैग्नेटाइज जो है वो प्रभाव जो है वो निरस्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला सवाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। ये क्वेश्चन ना मुझे कंपटीशन एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत अच्छा लगता है और बहुत पसंद आता है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे, अल्टरनेटर में 30 डिग्री का कोण है, अल्फ़ा हमें निकाल कर ही दे दिया है। वैसे अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना तो अल्टरनेटर की वाइंडिंग कैलकुलेशन में अल्फ़ा बीटा का तो पूरा ध्यान रखना, बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसे तो स्लॉट एंगल बोलते हैं, टोटल डिग्री के हिसाब से स्लॉट की संख्या का भाग दे दो। और ये अल्फ़ा जो आपका निकलता है ये पिच के अंतर के कारण निकलता है, यानी पिच 9 आई हमने 7 मानते हुए कर दिया है ना, तो वास्तविक पिच में से आपको जो वाइंडिंग करी है वो पिच घटा करके एक्चुअल पिच का भाग देकर 180 से मल्टीप्लाई करना होता है। हालांकि हमें करना नहीं है क्योंकि हमें ये इन्होंने निकाल कर दे दिया। सवाल पूछ रहा है कि पिच फैक्टर की वैल्यू बताओ। दरअसल पिच फैक्टर में ही हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है और कोस अल्फ़ा बटे 2 करना होता है। क्या करना है, कोस अल्फ़ा बटे 2। अल्फ़ा कितना है 30 डिग्री, 30 के में 2 का भाग दे दिया, यानी आपको कोस 15 डिग्री का मान निकालना है। माय डियर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में मैं इसे रखता हूँ। क्वेश्चन का कैलकुलेशन करके मिलान करना, उत्तर आएगा बी 0.965। और बता दूं मैं आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन एग्जैक्ट आया हुआ है, ऐसा का ऐसा ही। अब 0.99 सब का आ रहा है, बताओ सेकंड डिजिट तक आपको उत्तर मिलान करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए
कोस की इन वैल्यूज़ को थोड़ा सा याद कर लो, काम बहुत आएगा। पिच फैक्टर का क्वेश्चन 100% एग्ज़ाम में आता है। आपके पेपर में सीधा क्वेश्चन मिलेगा तो आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप तो याद रख लो, आपके सीबीटी एग्ज़ाम में सीधा सीधा आपको देखने को मिले तो उसका उत्तर कर देना। लेकिन अगर कंपटीशन एग्ज़ाम के हिसाब से देख रहे हो ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पिच फैक्टर की वैल्यू निकालना सीख लो, बहुत काम आएगा। हालांकि हमने कंपटीशन एग्ज़ाम के हिसाब से जो टॉपिक वाइज आपको क्लासेस दी है उसमें ये करवाए बहुत है मैंने, तो उनको ज़रूर आप क्लास देखिएगा। अगला सवाल देखो, अल्टरनेटर में हंटिंग का कारण क्या है। देखो सबसे पहले अभी जो क्वेश्चन आ रहे थे वो आ रहे थे हंटिंग का निवारण क्या है, और हंटिंग है क्या ये भी मैंने आपको बताया था। दरअसल भार में जब परिवर्तन होता है ना, ड्यू टू कंटिन्यूस फ्लक्चुएशन इन लोड, लोड में निरंतर उतार चढ़ाव आते हैं, फ्लक्चुएशन बोलते हैं इसे, इस वजह से हंटिंग आती है। हंटिंग क्या था, रोटर की गति में परिवर्तन आना, और रोटर गति में परिवर्तन के कारण रोटरों में दोलन उत्पन्न होता है, ऑसिलेशन पैदा होती है। इस ऑसिलेशन को ही हंटिंग नाम दिया गया है। और इसका निवारण क्या पढ़ा था हमने, निवारण पढ़ा था डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग, ठीक है ना, याद रख लेना, है इंपॉर्टेंट, काम आएगा। अगला सवाल देखो, अल्टरनेटर में ईएमएफ की समीकरण गणना करने का सूत्र क्या है। अब शुरू में तो पूछा था कि प्रति फेज गणना करने का, तो उसमें क्या था, पिच फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को शामिल नहीं किया हुआ था, बस बाकी सारे फॉर्मूले लिखे हुए थे, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, 4.44 FT KP KD आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें ए और सी में थोड़ा डिफरेंस लग रहा है ना, 5 FT KP KD है तो सी उत्तर आएगा, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई है और कोई ऑप्शन नहीं है ना। सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, 4.44 KP KD या डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, पिच फैक्टर, कोई बात नहीं, एक ही बात है, फ्रीक्वेंसी, टर्न और फ्लक्स, ठीक है ना। 2.2 वाला चल सकता है, लेकिन उसमें इसने टर्न नहीं लिखा, यहाँ पर जेड लिखना चाहिए था, 5FZ और होता है, जेड उसने दिखाया नहीं था हमें, ठीक है। 2.2 हो तो जेड लिखा हुआ होना चाहिए, 4.4 हो तो टर्न की संख्या होना चाहिए, दोनों में इतना सा ही फ़र्क है और कोई ज़्यादा अंतर दोनों सवालों में नहीं है। अगला सवाल, दो अल्टरनेटर समांतर संचालन में डार्क लैंप विधि में किस स्थिति में लैंप बुझ जाते हैं। देखो सिंक्रोनाइजेशन ज्ञात करने की लैंप वाली हमारे पास 3 विधियाँ होती है, डार्क लैंप, ब्राइट लैंप, डार्क एंड ब्राइट, और चौथा ऑप्शन होता है सिंक्रोस्कोप। सिंक्रोस्कोप तो केवल आपको फ्रीक्वेंसी बराबर होने का बताएगा, और वो बताता है स्पीड के आधार पर। लेकिन जो लैंप वाले मेथड है ना, ये हमें तीनों कंडीशन को बताते हैं, फेज समान हुए कि नहीं, फ्रीक्वेंसी समान हुई कि नहीं, वोल्टेज समान हुई कि नहीं। डार्क लैंप विधि में अगर सारी शर्तें सही है, अगर सभी की सभी शर्तें सही है, तो लैंप आपके डार्क हो जाते हैं। डार्क होने का मतलब है बुझ जाते हैं, ऑफ हो जाते हैं। ब्राइट लैंप विधि में अगर सारी शर्तें सही है तो सारे के सारे लैंप ब्राइट होते हैं, ब्राइट यानी चमकते हैं। और डार्क एंड ब्राइट में क्या होता है, एक सेट तो बुझ जाता है और 2 जलते हुए रहते हैं। तो ये लैंप मेथड का था। सारे के सारे किस स्थिति में बुझ जाएंगे, जब सभी शर्तें सही हो। शर्तें क्या थी, अल्टरनेटर के समांतर संयोजन की शर्तें क्या थी, 3, फेज क्रम समान हो, टर्मिनल वोल्टेज समान हो, फ्रीक्वेंसी सिमिलर हो, और ये तीनों शर्तें जब समान होगी तो बुझ जाएगा। अब ऑप्शन देख लो कहाँ दिया है इसने, ये रहा, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी इक्वल है, फेज क्रम तो ऑलरेडी बराबर होगा ही ना, वैसे फेज क्रम की कहीं इसने चर्चा करी नहीं है, ठीक है। वैसे ध्यान रखना, अगर फेज क्रम में अंतर हो तो अलग अलग समय पर वो ऑन ऑफ होंगे, फ्रीक्वेंसी में अंतर हो तो वो आपके ऑन ऑफ होते हैं, दोनों में फ़र्क आता है। अगला सवाल, अल्टरनेटर के समांतर होने के दौरान 2 लैंप किस हालत में जलते हैं और एक बुझ जाता है। लो रिपीट हो गया, डार्क एंड ब्राइट लैंप विधि के नाम से है, एक सेट डार्क हो जाएगा, 2 सेट ब्राइट हो जाएंगे। सेम कंडीशन की तीनों शर्तें सही है, टर्मिनल वोल्टेज बराबर है, फ्रीक्वेंसी समान है, फेज क्रम समान है, ठीक है ना। और इसका भी मुझे लगता है ऑप्शन सेम ही है, वही ऑप्शन है सारी। देखो वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी आर इक्वल, यही उस क्वेश्चन में ऑप्शन में था, यही इसमें दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब समांतरकरण की सही शर्तें हैं, सिंक्रोनाइजेशन की तीनों शर्तें बराबर है, इसलिए डार्क एंड ब्राइट जो है वो अपनी शर्तों के अनुसार काम कर रहा है। अगला सवाल देखो माय डियर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वोल्टेज रेगुलेशन की कैलकुलेशन वाला है, उत्तर रट लो, वैसे तो सीधा सवाल आएगा, आंकड़े बदलते ही नहीं है। 2005 से ये क्वेश्चन आ रहा है ITI में, हर साल आता है और आंकड़े भी नहीं बदलते हैं, पता नहीं उनको क्या लग रहा है।
वोल्टेज रेगुलेशन पूछ रहा है, अल्टरनेटर से लोड हटा दिया जाता है तो वोल्टेज 480 से 660 वोल्ट हो जाता है। इसका मतलब जब लोड था तब 480 थी और जब लोड नहीं है तो 660 वोल्ट है। यानी लोड हटा दिया, ध्यान से सुनना, भारत संयोजित करने की बात नहीं कर रहा, लोड हटाने की बात कर रहा है। इसका मतलब लोड पर ये है, बिना लोड के ये है। इसी क्लास में हमने जब शुरुआत में एक क्वेश्चन पढ़ा था तो वोल्टेज रेगुलेशन का वहाँ पर फॉर्मूला आया था। क्या फॉर्मूला लगाया था हमने? नो लोड माइनस फुल लोड बटे फुल लोड वोल्टेज इंटू 100। बस रख करके कैलकुलेशन कर लो भाई। 660 माइनस 480 बटे 660 इंटू 480 इंटू 100 कैलकुलेशन करके उत्तर करना माय डियर। 37.5% इसका उत्तर आएगा। बताओ सवाल समझ में आएगा? इतना पुराना क्वेश्चन है, मतलब हर साल आ रहा है, आज से 20 साल पहले से ये आपके IIT में क्वेश्चन आ रहा है और यही ऑप्शंस आ रहे हैं, यही उत्तर आ रहा है। मतलब इस तरह का सवाल दे रहे हैं कि कभी आंकड़ा भी चेंज नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या है ना। चलो हो गया भाई, इतना ही है। तो देखो पिछली क्लास में सिंक्रोनस मोटर जनरेटर MG सेट कंप्लीट हुआ था, इसमें आपका अल्टरनेटर कंप्लीट हो गया, यानी सिंक्रोनस की दोनों मशीनें कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। और पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें आपको मिल ही रही है, ठीक है। क्लासेज सीक्वेंस वाइज देखनी है। अभी के लिए बस इतना ही था। वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड कर लो, फ्री टेस्ट अटेंड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, छोटी छोटी सूचनाएं वहीं पर देते हैं। लाइक ज़रूर कर देना। चैनल से पहली बार जुड़े हुए हैं जो बच्चे, वो सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों तक ये क्लास पहुँचाने का काम ज़रूर करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही था। बहुत धन्यवाद।